जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। तो गाइस, आप सभी साथियों के लिए हम 7वें नंबर की क्लास लेके हाजिर हैं। तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दें। तो सभी साथियों को मालूम है कि ये एएनएम की स्पेशल क्लास है जिसमें सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पे आप सभी साथियों को करवाए जा रहे हैं। तो गाइस, बने रहिए अंतिम तक, यहाँ पे सभी क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइटन किसका सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन समझना है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा है वह है कि टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो गाइस, यहाँ पे पहले ऑप्शन आपके सामने है, मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि। तो गाइस, आप सभी साथियों को इसका सही उत्तर ध्यान में रखना है। आपका जो टाइटन है वह किसका उपग्रह है या चंद्रमा है। ये क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछ सकता है। या तो आपको पूछेगा टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है या सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो आपको ध्यान में रखना है ये आपका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ओके गाइस, देन चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस सेकंड नंबर का क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे पीडीएफ को थोड़ा सेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए अब ये सेट हो चुका है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कैसे घूमती है। तो गाइस, आप सभी साथियों को याद रखना है पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसी घूमती है। तो गाइस, आपको ध्यान में रखना है जो आपकी अर्थ होती है, ओके गाइस, वो कैसे घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व के साइड घूमती है। ओके गाइस, किस प्रकार घूमती है, पश्चिम से पूर्व। ओके गाइस, और सभी जो ग्रह होते बाकी वो कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। ओके, और पृथ्वी अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। ओके गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, जो आपकी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर कैसे घूमती है गाइस। तो आपको ध्यान में रखना है पूर्व से पश्चिम यानी अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। देन बाकी जो ग्रह है, ओके, बाकी जो ग्रह है आपके वो कैसे घूमते, वह पूर्व से पश्चिम यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, यानी ग्रह ग्रह और पृथ्वी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूमते हैं। ओके, एक एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो ग्रह है आपके, ओके, ग्रह कैसे घूमते हैं, अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में घूमते हैं। देन आपकी पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है आपकी पश्चिम से पूर्व। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है और क्लियर कर लेना है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। ओके, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका है, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है। सूर्य से दूरी पर, सतह तापमान पर, घनत्व पर या त्रिज्या पर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है तारे का रंग है वह किस पर डिपेंड करता है, वह सतह के तापमान पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि यह खुद के खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ओके, तारा अपने अपने प्रकाश के कारण प्रकाशित होता है। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है गाइस। चलिए इसे छोटा कर लेते हैं हम लोग। चलिए, ये अब दिखाई दे रहा है हमें। ओके, तो गाइस, आपका क्वेश्चन है चौथे नंबर का, निम्न में से गैस का रिसाव संसूचन किसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। निम्न में से गैस का रिसाव संसूचन किसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। गैस अणुओं का छोटा आकार, गैस की अधिक संपीड़ितता, न्यून अंतर अणु आकर्षण या एथिल मर्केप्टन की असहनीय गंध का तीव्र विसरण। तो यहाँ पे पूछा है आपको, देखिए क्वेश्चन समझना, लीकेज ऑफ एलपीजी गैस इज डिटेक्टेड इजीली ड्यू टू द। तो गाइस, यहाँ पे आप सभी साथियों को देखिए, इंग्लिश में यहाँ पे साफ साफ उन्होंने कहा कि हम एलपीजी गैस के लीकेज के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। तो आप सभी साथियों को बता दूं, आपकी जो एलपीजी गैस होती है जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपके भोजन पकाने के लिए यानी कुकिंग गैस कहते हैं इसको। ओके, देन आप भोजन पकाने के लिए काम आती है गैस। देन आपको ये भी ध्यान में रखना है ये जो एलपीजी गैस है आपकी, ये किस किस का मिश्रण होती है। तो गाइस, ये जो है ब्यूटेन,
ओके, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होती, किसका? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होती आपकी एलपीजी गैस। देन गाइस यहाँ पे और इम्पोर्टेंट नोट कीजिए, जो आपका गैस यानी अगर एलपीजी गैस में लीकेज हो रहा है तो उसका पता कैसे लगाएंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही तीक्ष्ण गैस है, और अगर इसने धोखे से भी ईंधन यानी फ्यूल से कांटेक्ट कर लिया, ओके गाइस, तो ये तुरंत आग पकड़ सकती है। ओके, बहुत भयानक आग पकड़ सकती है। तो इसका पता लगाने के लिए आपका क्या मिलाया जाता है, तो मिथाइल मर्केप्टन नामक गैस भी यहाँ पे मिली हुई रहती है। ओके गाइस, एलपीजी में मिथाइल मर्केप्टन गैस डली होती है, जिससे लीकेज का पता लगाया जाता है। आप समझ गए होंगे, इतना मैंने बताया। तो गाइस इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मिथाइल मर्केप्टन की असहनीय गंध का तीव्र विसरण द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि गैस में रिसाव संसूचन किसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? मिथाइल मर्केप्टन के द्वारा। और मिथाइल मर्केप्टन का सूत्र क्या होता है? तो C2H, ओके, C2H5SH। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। C2H5SH मिथाइल मर्केप्टन का फॉर्मूला होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर को क्वेश्चन। ओके, चलिए गाइस, हमने हर बार क्वेश्चन में चर्चा की है इसके बारे में, और ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। निम्न में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, फुलेरिन। तो गाइस यहाँ पे आपको पूछा है कार्बन का अपरूप, अपरूप यानी कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है, अयस्क कौन सा नहीं है। तो गाइस आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है। आपको बताए थे हमने कि जो कार्बन के अयस्क है वो कौन कौन से है? ग्रेफाइट है, हीरा है, और कौन सा है? ये फुलेरिन। ओके, तो गाइस आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो आपका कोयला है, ओके, कोयला वो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो गाइस आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लेना है। देखिए ये जो आपका कोयला है ये कार्बन का अपरूप है, लेकिन ये कैसा नहीं है? क्रिस्टलीय नहीं है, ये अक्रिस्टलीय है। ओके, अक्रिस्टलीय है। देन आपने देखा होगा हीरे को गाइस कैसे कठोर होता है, देन चमकदार होता है, और उसमें कुछ क्रिस्टल टाइप के बने हुए रहते। तो गाइस वो क्रिस्टलीय है, हीरा भी क्रिस्टलीय है, और फुलेरिन भी आपका क्रिस्टलीय है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो तीनों हैं आपके, ये क्रिस्टलीय अपरूप है। देन आपका कोयला क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, ये अक्रिस्टलीय अपरूप है, इसलिए इसका आंसर सही होगा कोयला। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, तो कोयला नहीं है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर का। चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि मॉर्निंग में हमारी ब्रह्मांड की क्लास आने वाली है। ओके, सूर्य का आंतरिक मंडल कहलाता है प्रकाश मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को याद रखना है, आपका जो प्रकाश मंडल है वो सूर्य का आंतरिक मंडल कहलाता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे गाइस आपको ध्यान में रखना है, जो आपका समताप मंडल है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है, जिसे O3 से डिनोट किया जाता है। देन यहाँ पे आपकी जो ओजोन गैस है वो क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, ओके, कौन सी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। ओके गाइस, हमारे शरीर से रक्षा करती। लेकिन गाइस आपकी जो ओजोन नष्ट हो रही है वह किस गैस के कारण हो रही है? तो वो आपकी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रही है। इसीलिए अभी सरकार ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पे रोक भी लगाया है गाइस। ओके, तो देन ये जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कहाँ से उत्पन्न होती? तो ये आपके जैसे शीतलक वगैरह हो गया, यानी आपका जो रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया जो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से CFC उत्पन्न होती है। इतना आप लोग समझ गए होंगे गाइस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से केवल वह परिवर्तन जो अधिक मात्रा की परिघटना नहीं है वह है। गाइस आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट बताने की हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। ओके, निम्न में से केवल वह परिवर्तन जो अधिक परिघटना नहीं है वह है उबलना, वाष्पीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन।
तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो आपका वाष्पीकरण है, ओके, वह परिवर्तन जो अधिक मात्रा की परिघटना नहीं है तो वो आपका वाष्पीकरण है। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगले क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं यहाँ पे, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है गाइस? किसी वस्तु का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना। ओके, सीधे गैस में परिवर्तन होना, यानी बीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है उसमें ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गाइस आपका उदाहरण बता दूं मैं आपको, कपूर का जलना। ओके, कपूर का जलना ये आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ओके, बेस्ट उदाहरण। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके गाइस, निम्न में से विषम बताओ। तो गाइस आप सभी साथियों को हमने यूनिट 1 जो लेक्चर करवाया है, ओके गाइस, यानी यूनिट और विमाओं का लेक्चर करवाया है, इकाई और विमाओं का लेक्चर करवाया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। तो आप सभी साथियों को ये समझ जाना है यहाँ से विषम क्या होगा। तो आप सभी साथियों को बताया था हमने कि आपके जो मूल मात्रक होते वो 7 होते, देन बाकी सब आपके व्युत्पन्न मात्रक होते जो कि आपकी मूल राशियों से बनते हैं, मूल मात्रक से बनते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको आपका मूल मात्रक क्या दिखाई दे रहा है गाइस? देखिए यहाँ पे बल, चाल और घनत्व ये सभी आपके कैसी राशियाँ है गाइस? तो आपको ध्यान में रखना है आपकी व्युत्पन्न राशियाँ है। ओके, कैसी राशियाँ है ध्यान दीजिए आप लोग, व्युत्पन्न राशियाँ है। देन आपका जो टाइम है, ओके, समय आपका कैसा है? ये आपका मूल मात्रक है। ओके गाइस, ये आपका मूल मात्रक है। तो अब बताइए यहाँ से सबसे विषम कौन है? तो आपका टाइम है। ओके गाइस, ये बाकी सभी है आपकी व्युत्पन्न राशियाँ, देन टाइम आपका मूल मात्रक है। तो ये आपका आंसर होगा, सबसे विषम, सबसे अलग है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक एक फैक्ट यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा आपको। गाइस अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, तो गाइस आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य के वाष्पीकरण की दर बढ़ने के लिए जो शर्त नहीं है वो बताइए। यानी ऐसी कौन सी शर्त है जिससे द्रव के वाष्पीकरण की दर नहीं बढ़ती है? तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, उद्वाष्पन बढ़ता है आर्द्रता बढ़ने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर, क्वथनांक के घटने पर। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये आपका सही होगा, उद्वाष्पन बढ़ता है आर्द्रता बढ़ने पर। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 10वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए गाइस 10वें नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, देन यहाँ पे पीडीएफ में सेट करने के लिए थोड़ा इसे दिक्कत जा रही है, छोटा कर लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए गाइस यहाँ पे आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में किस रासायनिक क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है? तांबे की छीलन और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, एल्यूमिनियम धातु और तनु अम्ल हाइड्रोजन से, जिंक धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एल्यूमिनियम धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसमें से किससे आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है? तो गाइस यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा तांबे की छीलन और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो गाइस यहाँ पे तांबे की छीलन क्या हो जाएगी आपकी Cu, यानी जो आपका तांबा है उसका सिंबल क्या हो जाता है? कॉपर हो जाता है। प्लस गाइस यहाँ पे अगर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ? तनु H2SO4 के साथ। ओके, H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे आपकी कौन सी गैस मुक्त होती है? तो गाइस चलिए यहाँ पे आपकी कौन सी गैस होती है मुक्त? तो आपको ध्यान में रखना है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा गाइस? तो कॉपर, ओके, कॉपर यहाँ पे आपका एसोफर है। ओके गाइस, मैं भूल गया था, H2SO4। ओके, कॉपर प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? H2SO4 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या मुक्त होगा गाइस? H2 गैस होगी। कैसे होगी एक बार फिर से बता दूँ, तो आपका जो तांबे का छीलन है वो कौन सा है? कॉपर प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो गाइस आपका क्या बनेगा? आपका यौगिक बन जाएगा कॉपर सल्फेट। ओके,
देन आपकी H2 गैस मुक्त होगी, यानी हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त होगी। समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर का। चलिए देखिए, आप लोगों को बताया था मैंने कि ये जो आपका टॉपिक वाइज ही पूछता है, बिल्कुल जो सिलेबस है वही उसी के अनुसार यहाँ पे पूछा जाता है। आपको आपको जो यूनिट और विमाओं में करवाया है वो उसी से ये देखिए क्वेश्चन फिर से मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सी मानक इकाई नहीं है? मीटर, लीटर, सेकेंड या किलोग्राम। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी मानक इकाई नहीं है। तो गाइस आपको पूछा है कि इनमें से जो ऑप्शन में दिए है वो मूल मात्रक है, यानी 7 मूल मात्रक में से कुछ मूल मात्रक दिए है। देन इनमें से एक ऑप्शन ऐसा दिया है जो मूल मात्रक नहीं है, तो आपको पहचान के बताना है। तो गाइस ये तो लंबाई का मात्रक आपकी जो मीटर है वो लंबाई का मूल मात्रक है। ओके, देन सेकेंड आपका टाइम का है, देन आपका केजी द्रव्यमान का है। तो यहाँ से आपका जो मूल मात्रक नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा? लीटर। उस यूनिट को आप अच्छे से अध्ययन कीजिए जो पार्ट आपके लिए बनाया है, इकाई और विमाएं। ओके, और समझिए हमने क्या कहने की कोशिश की है। बढ़ेंगे आपके 12 नंबर के क्वेश्चन की ओर। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपका है गाइस, साबुन बनाने के दौरान तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है? गाइस अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अब अगर आपको पसंद आ रहे हो तो गाइस अपने छोटे भाई बड़े भाई को भी बताइए कि यहाँ पे एएनएम की बेस्ट तैयारी करवाई जाती है। अगर आपको आगामी भविष्य में तैयारी करना है तो आप इस चैनल से जुड़िए और उन्हें यूट्यूब की चैनल की लिंक भी सेंड कर दीजिए ताकि हम आगामी जब भी एग्ज़ाम हो तो उन्हें तैयारी करवा सके। ओके, अगर आपको पसंद आ रहा हो कंटेंट हमारे द्वारा बनाया गया तो साबुन बनाने के दौरान तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है? माध्यम को उदासीन बनाने में, साबुन को पानी के ऊपर तैरने के लिए, तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया को उत्प्रेरक बनाने के लिए, या साबुन को अवक्षेप करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, जो साबुन बनाने के दौरान तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में ओके गाइस साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बार बार बताता हूँ मैं कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो सोडियम क्लोराइड होता है। ओके गाइस, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है, यानी NaCl। ओके, तो ये आप लोग नोट डाउन कर ले, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है और इसे साबुन में क्यों मिलाया जाता है। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है इसे क्यों मिलाया जाता है, साबुन को अवक्षेप करने में। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन। ओके गाइस, आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल मैं निकाल रहा हूँ पूरे, यानी अलग अलग क्वेश्चन पेपर से, देन उसके बाद एक इकट्ठा क्लास लाएंगे। ओके, दाब और तापमान की बराबर स्थिति में गैस A और B सरंध्र पात्र से विसरित होने दी जाती है। ओके, यदि A B से दोगुनी गति से विसरित होता है तो A का आणविक द्रव्यमान B के आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित होगा। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? 1/4। ओके, 1/4 इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन बल की इकाई है। देखिए गाइस, सवेरे ही आपसे मॉर्निंग में चर्चा किया था मैंने लेक्चर में कि आपकी बल की इकाई क्या है। तो आप सभी साथियों को ध्यान रहना चाहिए बल की इकाई क्या है। तो गाइस सबसे पहले तो बल की एक यूनिट होती है SI यूनिट, वो होती न्यूटन। ओके गाइस, वो क्या होती है? न्यूटन होती है। अब यहाँ पे यूनिट पूछा है गाइस तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे कि सर न्यूटन तो दिया नहीं। तो आप बल की एक और यूनिट निकाल सकते हो गाइस, याद रख सकते हो। बल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है गाइस? F=ma। आपको आपसे सवेरे ही चर्चा किया था मैंने, बल का सूत्र होता है F=ma, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। और आपको मालूम है ये जो द्रव्यमान है मास, इसका मात्रक होता है केजी। ओके गाइस, और देन आपके त्वरण का फॉर्मूला होता है। त्वरण का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ओके, यानी यूनिट कैसे निकालते हैं वो आपको बताया था, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस आप सभी साथियों को कहाँ दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला, बताइए। ये आपका देखिए, आपको पहले ही बताया था मैंने सवेरे, अगर ये बटे में है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये किस प्रकार से आ जाएगा। ओके गाइस, किसी भी चीज़ को बटे में है और उसको मल्टीप्लाई में ले जाना है तो वो कैसे आ जाएगा? तो मीटर
ओके गाइस, सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स में चले जाएगा। तो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको ये ऑप्शन, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये आपका सही उत्तर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी गाइस। ओके, और नहीं आई होगी तो एक बार वो वीडियो जरूर जाके देखिए। ओके, जिसमें आपको टॉपिक बताया गया था यूनिट और डायमेंशंस। चलिए, आप सभी साथियों के सामने क्वेश्चन नंबर आपका है 15। राइनोसिरस की ध्वनि उत्पन्न करने की आवृत्ति है। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। तो गाइस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे पहले क्लियर करवाऊंगा। जो यहाँ पे ऑप्शन में आपको वैल्यू दी है, ओके गाइस, 20 हर्ज, तो आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, जो 20 हर्ज के नीचे की ध्वनि है गाइस, वो मनुष्य कान नहीं सुन सकता है। ओके, कितनी, 20 हर्ज से जो नीचे की है ध्वनि वो मनुष्य नहीं सुन सकता, और जो 20 से लेकर 20 किलो हर्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुनता है। तो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू मनुष्य के कान को, यानी मनुष्य का कान निम्न में से कौन सी वैल्यू को नहीं सुन सकता, तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन। ओके, कौन सी वैल्यू को नहीं सुन सकता है, तो 20 हर्ज से कम वैल्यू को नहीं सुन सकता है। देन आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें से मनुष्य का कान ध्वनि सुन सकता है। ओके, मनुष्य कान कितनी ध्वनि सुन सकता है, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा तो आपका होगा मनुष्य कान 20 से लेकर 20 किलो हर्ज के बीच की ध्वनि सुन सकता है। ओके, 20 किलो हर्ज से 20, सॉरी, ओके गाइस थोड़ा यहाँ पे माउथ में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा दिक्कत जारी आज, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। ओके, 20 से लेकर 20 किलो हर्ज के बीच की ध्वनि मनुष्य कान सुन सकता है। ओके गाइस, क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आपको बिल्कुल बता देना है कि इतनी इतनी ध्वनि को मनुष्य कान सुन सकता है और इतने के नीचे की नहीं सुन सकता है। देन अगर 20 किलो हर्ज के ऊपर हो गई गाइस, तो ये भी बिल्कुल नहीं सुन सकता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका क्वेश्चन था कि राइनोसिरस की ध्वनि उत्पन्न करने की आवृत्ति क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 5 हर्ज इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है गाइस, अगर आपने इतने अगर पढ़ लिए गाइस, तो आपको हमारा वादा है कि आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। एक फर्मी बराबर होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, एक फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर। ओके गाइस, और देन आपको ध्यान में रखना है कि 10⁻12 को आपका टेरा कहा जाता है, 10⁻12 को टेरा कहा जाता है। देन 10⁻15 को आपका क्या कहा जाता है, पेटा कहा जाता है। सवेरे ही चर्चा करवाए थे हमने, पेटा कहा जाता है। ओके गाइस, और बाकी आप लोग याद कर लोगे परफिक्स। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, मनुष्य आँख वस्तु का चित्र कहाँ बनवाती है। तो गाइस, इस बारे में भी चर्चा कर चुके हैं हमने कि जो मनुष्य का प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंख पर, वो कहाँ बनता है, तो आपके रेटिना पर बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, देन आपका जब मनुष्य का नेत्रदान किया जाता है तो कौन सा भाग दिया जाता है आंख का, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉर्निया दान किया जाता है। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, और हाँ गाइस, यहाँ पे कमेंट करें, एक क्वेश्चन आपके लिए है, जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है आपको बताना है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन का, 17 नंबर का। ओके, क्योंकि वह भी क्वेश्चन पूछेगा आपको। ओके गाइस, तो आपको कुछ खोजने के लिए दिया है, वो जरूर खोजिए आप लोग। एक सूर्य, सॉरी, ओके, ये आपका क्या है क्वेश्चन, एक तूर्य में ध्वनि तरंगे नली में चलती है। एक तूर्य में ध्वनि तरंगे नली में चलती है, एक सीधी रेखा में बहुपरावर्तन नली के साथ मुड़कर या गूंज द्वारा। तो गाइस, यहाँ पे आपको इन अ ट्रम्पेट द साउंड वेव ट्रेवल थ्रॉग इन द ट्यूब। तो गाइस, आपने देखा होगा जो ट्रम्प बजाया जाता है, ट्रम्पेट, ओके, उसमें ध्वनि किस प्रकार ध्वनि तरंगे चलती है, ये आपको पूछा है। ओके, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ना है। ओके गाइस, ताकि आपको समझ में आए कि क्या
पूछा गया है। तो गाइस आपको बताना है कैसे चलती आपकी ध्वनि बहुपरावर्तन में, बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा वो कैसे आपका ट्रम्पेट को दो छड़ियों से पीटता है गाइस। ओके, इस प्रकार की छड़ी रहती है और वो आपके ट्रम्पेट पे पीटता है, यानी उससे बहुत सारी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, यानी मल्टीपल साउंड उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुपरावर्तन। ओके गाइस, आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। चलिए, समय से कौन सा पद संबंधित नहीं है? तो गाइस आपको बताना है प्रकाश वर्ष, पारसेक, एंगस्ट्रॉम या अधिवर्ष। बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन गाइस। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गाइस? आपको ध्यान में रखना है अधिवर्ष। ओके, अधिवर्ष आपका समय से, ओहो सॉरी ओके गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है विच टर्म इज रिलेटेड टू टाइम, यानी समय से कौन सा पद संबंधित है। तो बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन पूछा है गाइस, अब तक का सबसे प्यारा क्वेश्चन। आपको ध्यान में रखना है जो आपका लीप ईयर है अधिवर्ष, ये आपका समय से संबंधित है। ओके गाइस, हम किसी भी ईयर को अगर लीप ईयर कहते हैं, ओके गाइस, तो ये समय हो गया एक प्रकार से। देन यहाँ पे प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, पार्सेक भी दूरी का मात्र है, और एंगस्ट्राम भी आपका दूरी यानी तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। तो गाइस ये सभी जो है तीनों दिए हैं आपके, ये दूरी के मात्रक है, जबकि अधिवर्ष आपका समय से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पे आपको चर्चा करवाया था मैंने कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। देन आपको बताया था कि एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू कितना होता है, तो गाइड 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, धातु खंड में अनुप्रस्थ और दरारें जानने के लिए प्रयोग करते हैं। धातु खंड में अनुप्रस्थ और दरारें जानने के लिए प्रयोग करते हैं। अब अश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे या श्रव्य ध्वनि तरंगे। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, तो हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करते यानी यूज़ करते हो कि पराश्रव्य तरंगे धातु खंड में अनुप्रस्थ और दरारें जानने के लिए। ओके गाइस, क्योंकि ओके पराश्रव्य जो ध्वनि होती है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि, वो बहुत दूर तक ट्रेवल करती है गाइस। ओके, तो ये आसानी से आपके दरारों में पहुंच जाती, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन गाइस थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। ओके, क्या है, पीडीएफ मैनेज कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपका चलिए ऑप्शन है, चलिए क्वेश्चन आपका, यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 20 डिग्री पर टकराती है, जो उसका परावर्तन कोण होगा, क्या है बताना है। 20 होगा, 70 होगा या 90 होगा या 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो गाइस यहाँ पे आपका एक समतल दर्पण है। ओके, और अगर उससे आपकी कोई कोण 20 डिग्री पे टकराती है, 20 डिग्री कुछ इस प्रकार से होगा गाइस, तो उसका जो परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन, वो कितने डिग्री कोण का होगा। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार से लौट जाएगी वापस अपने मार्ग में। तो गाइस कम से कम आपका यहाँ पे 70 डिग्री बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर का क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे तो देखिए कॉपर, पारा, कार्बन या प्लेटिनियम। तो गाइस यहाँ पे आप सभी साथियों को एक पॉइंट नोट करना है। ओके, हमारे जो चालकता के आधार पर पदार्थ होते हैं गाइस। ओके, आपका एक होता है चालक होता है, ओके, जिसमें विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह हो जाता है। ओके, और देन एक होता है अर्धचालक। ओके, जिसमें चालक से कम, किससे, चालक से कम और अर्धचालक से अधिक धारा प्रवाहित होती है। ओके, यानी गाइस कम, यानी चालक की अपेक्षा कम धारा इसमें प्रवाहित होती है अर्धचालक में। ओके, इसलिए तो नाम इसका अर्धचालक है। देन एक होता है सेमीकंडक्टर, जिसमें कुछ भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो गाइस इसमें कंडीशन क्या बनती है कि जब
चालक में, ओके, चालक में कंडीशन बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर हम प्रतिरोध बढ़ा रहे गाइस, रेजिस्टेंस अगर बढ़ा रहे हैं हम चालक में, तो उसकी चालकता क्या होगी, घटेगी। लेकिन ऐसा जस्ट अपोजिट अर्धचालक में होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में, अर्धचालक पदार्थ में। ओके, अर्धचालक पदार्थ में अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, ओके गाइस, अगर रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी चालकता भी बढ़ेगी। ओके, क्या होगा, इसकी चालकता भी बढ़ेगी। और जैसे ही हमने रेजिस्टेंस घटाया तो इसकी चालकता, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, ये आपको पूछा है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा इस, चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। ओके, अगर किसी अर्धचालक पदार्थ में गाइस हम लोग ताप बढ़ाते हैं, ओके, ताप बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता भी बढ़ती है। आई मीन ताप का मतलब है यहाँ पे प्रतिरोध ताप, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता भी बढ़ेगी। देन यहाँ पे अगर घटाएंगे तो घटेगी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे कॉपर एक चालक है, पारा एक चालक है और प्लेटिनियम भी एक चालक है, यानी ये सभी धातु है। ओके, और यहाँ पे कार्बन आपकी अर्ध धातु है, तो यहाँ पे आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्बन। ओके, कार्बन में प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर का क्वेश्चन। आपको ध्यान में रखना है, एक वर्नियर कैलिपर्स में 10 भाग होते हैं और वे मुख्य पैमाने पर 9 बराबर भागों में होते हैं। यदि मुख्य पैमाने को mm में अनुसंशोधित किया जाए तो अल्पतमांक क्या होगा। तो गाइस इसे कंटेस्ट कर ले आप लोग, 0.01 सेंटीमीटर होगा, 0.01 सेंटीमीटर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है, विभवांतर को नापने की इकाई क्या है। तो ये सिंपल है गाइस, और सभी साथियों को मालूम होना है कि विभवांतर को आपके ओल्ट में मापा जाता है। ओके, डिनोट स्मॉल वी से किया जाता है। ओके, काय में मापा जाता है, ओल्ट में मापा जाता है। और ओम में किसे मापा जाता है, तो प्रतिरोध को मापा जाता है। और एम्पियर में किसको मापा जाता है, तो विद्युत धारा को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। सवेरे ही हमने चर्चा किए थे। ओके, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर होता है। देन जो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है वो ओम होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है, जिसे पी से डिनोट करते हैं शक्ति को। ओके, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, तो इसका आंसर आपको वोल्ट ध्यान में रखना है। 25 नंबर का देखते हैं। ओके, 25 नंबर का क्वेश्चन गाइस आपके सामने है। चलिए, तो गाइस आपके सामने 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक बिजली फ्यूज काम करता है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के तापीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के प्रकाशीय प्रभाव पर। तो गाइस ये आपका काम करता है धारा के तापीय प्रभाव पर। ओके गाइस, अगर अचानक लोड बढ़ जाए, ओके, धारा यानी फ्यूज, बिजली में फ्यूज क्यों लगाते हैं गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो फ्यूज है वह हम क्यों लगाते, ताकि जब धारा ओवरलोड हो जाए यानी अधिक मात्रा में आने लगे तो ये फ्यूज टूट कर अलग अलग हो जाए, और जिससे हमारे जो कंपोनेंट है वो जलने से बच जाए, यानी सुरक्षित रहे। इसलिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका तापीय प्रभाव पर काम करता है। ओके, यानी अचानक अगर धारा बढ़ गई आपकी, तो ये जो है ताप भी बढ़ेगा साथ में, तो ये आपका फ्यूज काम करना बंद कर देगा। देन आगे आपकी लोड जो है धारा वो पास नहीं होगी। तो ये आपका धारा के तापीय प्रभाव पर वर्क करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह कथन जाना जाता है अष्टक नियम का, आधुनिक आवर्त नियम का, मेंडलीव का आवर्त नियम या त्रिक का नियम। तो गाइस यहाँ पे आप सभी साथियों को बताना है, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते, ये किसने कहा था। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, ये आपके मेंडलीव का आवर्त नियम है। ओके गाइस, और आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि जो तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, जो कि मोजले ने दिया था आधुनिक सारणी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका होगा 27 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन आप चलिए, यदि किसी चालक में 10 मिनट में 300 कैपेसिटर का विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो बहने वाली धारा क्या होगी। तो गाइस आप सभी साथियों को यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में होना, जो कैपेसिटर का मात्रक होता है वो फैराड होता है। ओके गाइस, देन यहाँ पे पूछा है आपको धारा पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है आपके पास दिया क्या क्या है। तो आपके पास टाइम दिया है, टाइम कितना हो है, तो ये 10 मिनट दिया है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है टाइम की इकाई यानी मात्रक होता है वो सेकंड होता है, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक सेकंड में कितना होता है, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो गाइस ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस में, सेकंड में, तो 600 सेकंड हो जाएंगे। ओके, 10 गुना 60 इंटू 600 सेकंड। तो ये आपके पास टाइम दिया है। देन आपके पास दिया है क्या, आवेश दिया है। ओके, 300 कैपेसिटर का आवेश बोला है ना, तो Q इज इक्वल टू कितना दिया है आपके पास, Q इज इक्वल टू आपका दिया है 300। ओके, देन आपको पूछा है क्या, बहने वाली धारा यानी आई का मान ज्ञात करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो आपका होता है, देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है गाइस, तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो होता है आपका Q इज इक्वल टू होता है C/T। ओके, क्या होता है C/T, यानी आवेश इज इक्वल टू संधारित्र बटे समय होता है। ओके, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आवेश इज इक्वल टू संधारित्र बटे समय। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो इस फॉर्मूले से मान निकाला जाएगा। तो हमारे पास जो कैपेसिटर का मान है कितना है, 300 है, और बटे में टाइम का मान कितना है, 10 मिनट है, जिसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया था तो कितना हुआ था, 600 हुआ था। देन हम यहाँ पे भाग दे देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। देन ये हो जाएगा आपका 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 बचा है आपके पास। तो 1/2 आपका अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जब एक विद्युत बल्ब को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो लैंप की शक्ति ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एक मान लो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। चलिए गैस, ये मान लो कोई लोड जुड़ा हुआ है आपका और इससे 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। ओके, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है और इससे 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको पूछा है शक्ति कितनी होगी, तो आपको ध्यान रखना है आपका जो फॉर्मूला होता है क्या, P इज इक्वल टू VI होता है, यानी वोल्ट गुना धारा होता है। हमारे पास जो आपका वोल्ट दिया है वो 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। देन आपका गाइस यहाँ पे 0.5 एम्पियर की धारा दी है, तो यहाँ पे कितना आपका सही उत्तर हो जाएगा गाइस, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो चलिए 12×5 60। ओके गाइस, और देन यहाँ पे दशमलव के बाद यानी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 वाट। 6 वाट की धारा यहाँ से बहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, लैंप से 6 वाट की धारा बहेगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ बायोगैस। तो जैव गैस के मुख्य संगठक क्या होगा, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो आपका जैव गैस है उसका मुख्य कंपोनेंट आपका क्या होगा, मीथेन। देखिए यहाँ पे जैव गैस बायोगैस को बोल रहा है और आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपका बायोगैस कैसे बनता है। तो देन गाइस, आपके जो मल मूत्र हो गया यानी आपका पशु का गोबर हो गया या कोई भी किसी भी प्रकार का कचरा हो गया हो, उसको मिला के आपका बायोगैस तैयार किया जाता है। और देन यहाँ से आपकी क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, CH4 गैस निकलती है, और ये आपका बायोगैस से रिलेटेड है। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मीथेन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर का क्वेश्चन। ओके, निम्न में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम या कैल्शियम ऑक्साइड। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो क्षारीय है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। गाइस आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है
31 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न नहीं होता? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है गाइस N2O, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो N2O है है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी इसको यहाँ पे बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका होता है, ये लॉफिंग गैस कहलाती है। ओके, या सल्फर ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? सोडियम ऑक्साइड। ओके, सोडियम ऑक्साइड। निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न नहीं होता? तो सोडियम ऑक्साइड उत्पन्न नहीं होता है। बाकी ये सब होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, कौन सा तत्व क्वार्ट्ज में उपस्थित है? ओके, कौन सा तत्व क्वार्ट्ज में उपस्थित है? सिलिकॉन, टाइटेनियम, सिलीनियम या टेरुलियम? तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो उपस्थित है वो तत्व है सिलिकॉन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जीवाश्म ईंधन में मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य या समुद्र? तो गाइस इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सूर्य है। ओके, आपको ध्यान में रखना है, जीवाश्म ईंधन में शक्ति का मुख्य स्रोत आपका क्या होता है? तो सूर्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन आपका है गाइस, चलिए, कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक गैलेनियम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपका जो गैलेनियम प्रदर्शित किया जाता है, सॉरी मैं तो नाम ही बोल दिया, आंसर ही बोल दिया साथ में। कौन सा तत्व Ga के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, गैलेनियम तत्व है जिसको Ga से डिनोट करते हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर का क्वेश्चन गाइस। चलिए, यहाँ पे 50 क्वेश्चन करते करते काफ़ी एनर्जी लग जाती है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र पर होता है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र पर होता है भंडारित पानी की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पानी वाष्प में बदलता है जो टरबाइन को चलाती है और विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत पानी से निकाली जाती है। भंडारित पानी में निहित गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, जो आपकी भंडारित पानी की स्थितिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला था आपका जो जल विद्युत शक्ति संयंत्र पर होता है, यानी आपको बताना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या प्रोसेस होती है। तो आपने देखा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जो बांध वगैरह पे संयंत्र बनाए जाते हैं बिजली उत्पन्न करने पर, वहाँ पर क्या प्रोसेस होती है। तो गाइस आपका एक टरबाइन लगा होता है। ओके गाइस, क्या लगा होता है? आपका एक टरबाइन लगा होता है। देन इस टरबाइन पे आपका जो भंडारित पानी है उसे गिराया जाता है, यानी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है उसे टरबाइन पे डाली जाती है। देन उसके बाद ये टरबाइन घूमता है और ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी भंडारित पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ओके, जल विद्युत संयंत्र पे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर का क्वेश्चन गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? नीला थोथा, कांस्य, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अस्मित चूना? तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपका जो कांस्य है, ओके, क्या ध्यानपूर्वक सुनना, कांस्य बोले तो यहाँ पे ब्रॉन्ज कांसा जिसको आप बोलते हो। ओके गाइस, ये आपका मिश्रित है। ओके, क्या है? ये आपका मिश्रित धातु है कांस्य। और ये किस किस का मिश्रण है? तो ये किस किस का है गाइस? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कॉपर प्लस टीन से मिलता है। ओके, कॉपर प्लस टीन से मिलकर बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पूछ लिया आपको कि कांसा किसका मिश्रण है, तो आपको ध्यान में रखना है कॉपर प्लस टीन का मिश्रण है। ओके, तांबा प्लस टीन का मिश्रण है आपका कांसा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा गाइस। ओके, इसका उत्तर होगा कांस्य। देन यहाँ पे नीला थोथा की बात कर ले। नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? तो आपको ध्यान में रखना है कॉपर सल्फेट। ओके, नीला थोथा का सूत्र पूछता है एग्जाम में, कॉपर सल्फेट
इंटू 5 अणु जल के यानी H2O। ओके गाइस, कॉपर सल्फेट इंटू 5 अणु जल के 5H2O। ओके, देन यहाँ पे एक जैसे नीला थोता का सूत्र हुआ। ओके गाइस, वैसे आपको हरा थोता का सूत्र पूछता है। किसका? हरा थोता का सूत्र। और हरा थोता किसको कहते? तो फेरिक सल्फेट को। किसको? FeSO4 फेरिक सल्फेट को कहते हैं। देन इसके साथ 7 अणु जल के मल्टीप्लाई होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा फॉर्मूला कहता है FeSO4 इंटू 7H2O। देन यहाँ पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गाइस यहाँ पे आप सभी साथियों को कंफर्म करवाना चाहूँगा कि जो एक वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो MCQ, जिसमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला गलत हुआ था। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको POP का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या होगा? यहाँ पे हम लोग अपनी गलती सुधारेंगे। देन हमने बता भी दिया था आपको कि उसका फॉर्मूला क्या होगा कमेंट्स बॉक्स में जाके। तो गाइस यहाँ पे आपका इस फॉर्मूले को 2 प्रकार से लिखते 2। ओके, यहाँ पे ध्यान में देना है आपको 2CaSO4 ओके इंटू H2। ओके, देखिए ये आपका फॉर्मूला लिखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O इंटू 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके गाइस, सामने। देन अगर आपको एक प्रकार से और अगर दे दिया ऑप्शन में कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, तो ए भी ठीक है आपका फॉर्मूला जिप्सम का, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उस दिन हम लोग कंफ्यूज हो गए थे और इसको हमने जिप्सम का फॉर्मूला बता दिया था। ओके गाइस, जबकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। देन अगर आपको जिप्सम का पूछे तो जिप्सम का इस प्रकार से होता है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। ओके, तो ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ओके गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है, ये होगा जिप्सम का फॉर्मूला। अब इसमें क्लियर हो गया होगा गाइस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको क्विक लाइम स्मिथ चूने के बारे में बता दूं। ये आपका फॉर्मूला होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका क्विक लाइम कहलाता है। ओके, कैसा कहलाता है? क्विक लाइम कहलाता है। इसे ही आपका कहते हैं बिना बूझा चूना या कली का चूना। ओके, बिना बूझा चूना या कली का चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड स्मिथ चूना, क्विक लाइम को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखते गाइस। क्वेश्चन आपका है, लेगुमिनिस पौधे कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनको बढ़ने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। वे बीमारी के प्रतिरोधक होते हैं। वे नाइट्रोजन किफायत में सहायता करते हैं। यह एक साल में 6 लेगुमिनिस की फसल होती है। तो गाइस इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, वे पौधे की नाइट्रोजन किफायत में सहायता करते हैं, इसलिए आवश्यक होते हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा माउथ में प्रॉब्लम है, इसलिए आज कुछ आवाज़ ठीक नहीं निकल रही गाइस, इसलिए आप लोगों को मैनेज करना होगा। ओके, निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? मक्का, कपास, उर्द या सरसों? तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, आपकी जो है सरसों वो खरीफ फसल नहीं है। ये आपकी कब बोई जाती? ये रबी में बोई जाती है। आपको ध्यान में रखना है, रबी के मानसून में बोई जाती है आपकी सरसों। ये खरीफ फसल नहीं है। बाकी आपका मक्का, कपास या उर्द ये सब आपकी खरीफ फसल है। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए, बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें आने का कारण क्या है? आपको बताना है। तो ये आपका वाष्पीकरण है। आपको ध्यान में रखना है, क्या है गाइस? वाष्पीकरण है इसका सही उत्तर। सॉरी, आपका ये जो है बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें आने का क्या कारण है? तो ये आपका संघनन है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर का क्वेश्चन। फसल की बीमारी को नियंत्रित करने में प्रयोग होता है। धुआं छोड़कर कीटाणु रहित करना, कवकनाशी और कीटनाशक, कंपोस्ट या खाद? तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है,
अगर फसल की बीमारी को हमको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, तो हमको कवकनाशी या कीटनाशक यूज़ करना है। ओके, जैसे डीडीटी, हम डीडीटी यूज़ करते हैं। ओके गाइस, कीटनाशक के रूप में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन। खेती पद्धति निर्भर नहीं है मौसम पर, पानी की पात्रता पर, वायु में प्रदूषित पदार्थ पर, मिट्टी की गुणवत्ता पर। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये किस पे निर्भर नहीं करता है, वायु में प्रदूषित पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है खेती। आपकी पानी की पात्रता होना चाहिए, मौसम पर भी डिपेंड करता है, वेदर पे, और मिट्टी की गुणवत्ता पे भी डिपेंड करता है। जितनी अच्छी मिट्टी की क्वालिटी होगी उतनी अच्छी फसल होगी, और जितना अच्छा मौसम होगा उतनी अच्छी फसल होगी, और जितना ज़्यादा वाटर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होगा तब ही आपकी फसल अच्छी होगी। ना कि कम चाहिए, ना कि ज़्यादा चाहिए फसल को पानी। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन आपका है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व के समस्थानिक में होंगे, किसी तत्व के समस्थानिक में होंगे समान द्रव्यमान संख्या, समान परमाणु द्रव्यमान, समान परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की समान संख्या, या ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको ध्यान में रखना है समस्थानिक क्या कहलाते हैं, जिनमें, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, समस्थानिक क्या कहलाते हैं, जिनमें परमाणुओं की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। ओके, द्रव्यमान अलग होता है परमाणुओं में, द्रव्यमान देखिए, समस्थानिक वह तत्व कहलाते हैं जिनमें समान परमाणु क्रमांक होते हैं और भिन्न द्रव्यमान होते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन गाइस आपका है, भंडारण सुविधाओं के सुधार के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है। भंडारण सुविधाओं के सुधार के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है। ऊष्मी कंपन से अनाज के दोनों सॉरी ऊष्मी कंपन से अनाज के दानों को ऊष्मारोधी करना, उनसे पोषक के नुकसान को रोकने में नमी को बाहर रखा जाता है, या कीड़े कुतरने वाले जीव आदि से होने वाले बचाव। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, उनसे पोषक के नुकसान को रोकने में भंडारण सुविधाओं के सुधार के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो ये आपका होगा। ओके, उनके पोषक के नुकसान को रोकने के लिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, मेलाथिओन एक लोकप्रिय खेती के लिए है खाद, कीटनाशक, रोडेंटोनाशी या शाकनाशी। तो ये आपका क्या है, आपको ध्यान में रखना है, मेलाथिओन एक क्या है, कीटनाशक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर का क्वेश्चन है, उर्वरक मिट्टी का सुधार नहीं होता है हरी खाद से, अनुप्रयोग से, खाद से, मिश्रित फसल से, या फसल चक्र से। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो उर्वरक मिट्टी सुधार नहीं होता है वह किससे नहीं होता है, मिश्रित फसल से। ओके गाइस, यानी अगर आप क्रॉपिंग करके फसल बो रहे हो, अलग अलग फसल मिक्सचर बो रहे हो, दो फसल एक साथ उगा रहे हो मिक्सचर करके, तो उससे मिट्टी में सुधार नहीं होता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, वो हानिकारक है। ओके गाइस, चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है। दिखाए गए चित्र के अनुसार जेट नलिका में से कौन सी गैस निकलती है, ये आपको बताना है, यहाँ से कौन सी गैस निकलती है जेट नलिका में से। तो गाइस आपके सामने एक बर्नर दिया है, और बर्नर में लिक्विड HCl और सॉलिड पार्टिकल Zn है। क्या क्या है, HCl है, ओके, और देन यहाँ पे Zn है जो कि सॉलिड है, ओके, और HCl आपका लिक्विड है। देन यहाँ पे से बताना है आपको कि कौन सी गैस निकलेगी। ओके, यहाँ पे आपका बर्नर लगा है, बर्नर से ये जो है ये तनु गर्म होगा, ये विलयन, देन इसके बाद आपकी गैस निकलेगी। तो कौन सी गैस यहाँ से निकलेगी, तो Zn प्लस HCl इसका मिलके मिश्रण बनेगा, रासायनिक क्रिया होगी, तो आपकी कौन सी गैस यहाँ से निकलेगी। तो गाइस आपको ऑप्शन दिया है CO2,
Cl2O2 या H2। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है आपकी कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस मुक्त होगी। ओके, Zn प्लस HCl की जब क्रिया होगी तो आपकी कौन सी गैस होगी, मुक्त। ये आपका बन जाएगा मिलके ZnCl। ओके, क्या हो जाएगा, ZnCl हो जाएगा। देन यहाँ पे आपकी क्या बच जाएगी, H2 गैस मुक्त होगी। ओके गाइस, अगर केमिकल रिएक्शन को अपन संतुष्ट किया जाए तो यहाँ पे भी 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा। देन आपका ये H2O हो गया, हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2ZnCl। ओके, 2ZnCl प्लस H2। इस प्रकार केमिकल रिएक्शन संतुष्ट हो जाएगी। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं, Zn प्लस HCl। ओके, Zn प्लस HCl का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हमें यहाँ पे इसको संतुष्ट करना है 2। ओके, और देन यहाँ से 2 गुना कर देंगे, ZnCl यहाँ पे बन जाएगा आपका, ओके, 1 और 1 हो जाएगा आपका, H2 गैस मुक्त होगी। अगले की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे आज मेरी आवाज़ स्पष्ट नहीं निकल पा रही है। ओके, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा सस्य विज्ञान का लक्षण नहीं है। सूखी घास में लंबी और बड़ी हुई शाखाएं, खाना बीजरहित होना, अनाज फसल में लंबापन, नारियल ताड़ का जल्दी फल प्रदान करना। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे अनाज फसल में लंबापन इसका सही उत्तर होगा। ये आपका सस्य विज्ञान का लक्षण नहीं है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, खालिस्तान प्रदूषण के उत्पादन को कम करने के लिए प्रस्तुत ज्ञान और अभ्यासों का प्रयोग करने वाली रसायन शास्त्र की नई शाखा। खालिस्तान प्रदूषण के उत्पादन को कम करने के लिए प्रस्तुत ज्ञान और अभ्यासों का प्रयोग करने वाली रसायन शास्त्र की नई शाखा नीला रसायन शास्त्र, सफ़ेद रसायन शास्त्र, हरी रसायन शास्त्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है हरी रसायन शास्त्र प्रदूषण के उत्पादन को कम करने के लिए प्रस्तुत ज्ञान और अभ्यासों का प्रयोग करने वाली रसायन शास्त्र की शाखा है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पृष्ठीय जल का स्रोत है, झरने, धाराएं, गहरे कुएं या उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो गाइस 50 नंबर का क्वेश्चन है, जब नारियल तेल को गर्म करते हैं तो ये तेजी से बहता है, इसका कारण क्या है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ना जो कि अंतराणुक बल पर प्रबल होने में मदद करता है। देन अणुओं की गतिज ऊर्जा को कम होना जो कि अंतराणुक बल पर प्रबल होने में मदद करता है। देन आपका अगला ऑप्शन है, नारियल तेल को गर्म करने के कारण उसकी श्यानता बढ़ने पर। देन नारियल तेल का पृष्ठीय तनाव बढ़ने पर। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने का। ओके, चलिए ऊपर कर लेते ऑप्शन, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ना जो कि अंतराणु बल प्रबल होने में मदद करता है। ओके, तो गाइस यह थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। कैसे लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि समय समय पे आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट वार में।